नमस्कार दोस्तों, टैक्स लॉ एजुकेशन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। दोस्तों, 1 फरवरी 2022 यूनियन बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे। उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। ये सेकेंड ईयर कोविड का है और उसके बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर जब डायरेक्ट टैक्सेस की बात आती है तो रवि गुप्ता जी से एकदम जहन में उनका नाम आता है। क्यों ना हम डॉक्टर रवि गुप्ता जी से, जो कि डायरेक्ट टैक्स के इंडिया के एक्सपर्ट हैं, उनसे क्यों ना पूछा जाए। आप सबको पता है कि डॉक्टर रवि गुप्ता जी फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, और हमेशा हम बजट पे फर्स्ट डे आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हमारा फर्स्ट बजट टॉक होता है डॉक्टर रवि गुप्ता जी, डॉक्टर गिरीश आहूजा जी के साथ। डॉक्टर रवि जी, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। थैंक यू अरुण जी। सर, अब हम डायरेक्ट आपसे सीधा ही पूछते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन इन लेमैन लैंग्वेज में, कि क्या आप इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि आगे आपको पता है कि इलेक्शंस भी काफी स्टेट्स में हैं और कोविड भी अभी थर्ड लेयर चल रही है और उसके भी इकोनॉमी पे इफेक्ट्स हैं। और आपसे ज्यादा इस बारे में कौन हमें बता सकता है कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या आपको डर भी लग रहा है? अगर कुछ डर भी लग रहा है आपको कि ये ना हो जाए कहीं, तो प्लीज। अरुण जी, बजट जब भी आता है तो एक माहौल डर का और उम्मीद का दोनों का रहता है हमेशा। अब आपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करी तो टैक्स पेयर की एक्सपेक्टेशन तो होती है कि आसमान मिल जाए, कि टैक्स खत्म हो जाए। एक कुछ ऐसे कुछ स्फीयर्स में ऐसी भी बात चल रही थी कि शायद इनकम टैक्स एक्ट खत्म ही हो जाए, बट दैट इज एक्सपेक्टिंग टू मच। ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। कुछ बात कर लेते हैं जो एक कॉमन टैक्स पेयर के लिए जो एक्सपेक्टेशन है। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, वो बाद में कर लेंगे। जो कॉमन टैक्स पेयर के लिए होती है, पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि स्लैब रेट्स में एग्जेम्पशन मिले, कुछ टैक्स के रेट्स में बेनिफिट मिले। टैक्स रेट्स में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बारी की कुछ बेनिफिट एसएससी को मिलेगा, टैक्स पेयर को मिलेगा। बट एक सरचार्ज के ऊपर जरूर एक उम्मीद लगाई जा सकती है, जो कि सरचार्ज जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लगा हुआ है इस वक्त। और मैक्सिमम सरचार्ज जैसे आपको पता है गोज अप टू 37%। तो टैक्स रेट इंडिविजुअल के केस में जो 42% से ऊपर जा रहा है आज की डेट में, तो उसको कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की एक्सपेक्टेशन है। और हो सकता है कि छोटी मोटी एग्जेम्पशन कुछ मिल जाए, एग्जेम्पशन लिमिट भी कुछ बढ़ जाए, जो कि 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट बहुत साल पहले डिटरमिन हुई थी। और अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि ये एग्जेम्पशन लिमिट कुछ बढ़नी चाहिए। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए एग्जेम्पशन लिमिट को मेरे हिसाब से कम 5 लाख रुपए तक लेकर आना चाहिए। एक सैलरीड क्लास को जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है 50,000 रुपए, और ये 2019-20 में फिक्स करी गई थी 50,000 पर। ये बेसिकली डिडक्शन है फॉर एक्सपेंसेस व्हिच एन एम्प्लॉय हैज टू इनकर। तो अब इन्फ्लेशन के साथ साथ ये एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं। तो मेरी तो ये एक्सपेक्टेशन है कि इसको हमें इन्फ्लेशन के साथ अगर लिंक करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड बी इंक्रीज 50,000 से लेकर कम से कम 75,000 तक इसको इंक्रीज कर देना चाहिए। इसी तरीके से सेक्शन 80C में जो एग्जेम्पशन मिलती है छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पीएफ एलआईसी वगैरह की, उसकी लिमिट भी 1,50,000 बहुत सालों से वही लिमिट चल रही है। तो इसकी 80C की जो एग्जेम्पशन लिमिट है ये भी कम से कम 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। और एक और जो हमारी सजेशन थी इसमें, कि अभी जो बच्चों की स्कूल फीस जो टैक्स पेयर पे करता है वो भी 1.5 लाख की लिमिट के अंदर ही कवर होती है। और अब ग्रेजुअली स्कूल फीस भी बहुत एग्जॉर्बिटेंट होती जा रही है, काफी सारा इंक्रीज हो रहा है इसमें।
तो मेरी सजेशन यही है कि ये इसके लिए एक अलग से एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। तो कम से कम 50,000 70,000 कुछ ना कुछ एक अलग से एजुकेशन एक्सपेंसेस की लिमिट 80C से हटाकर एक अलग से एग्जेम्पशन लिमिट उसको किसी सेक्शन में देनी चाहिए एसएससी को। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगर हम देखें कि कंप्लायंस बर्डन जो एसएससी के ऊपर है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं कि रिटर्न फॉर्म फाइल करना है, टीडीएस काटना है, टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी है, ये एक छोटे टैक्स पेयर के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए ये सारे प्रोसीजर्स बहुत कम्बरसम है। इसी तरीके से आप बेहतर समझते हैं कि जीएसटी के भी जितनी कंप्लायंसेस हैं वो बहुत मुश्किल है। तो छोटे बिजनेसमैन के लिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना करना, एक कंप्लायंस बर्डन को थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा और इसको कंप्लायंस बर्डन को ईज करना पड़ेगा, ताकि छोटा टैक्स पेयर स्पेशली, देखिए बड़े इंडस्ट्रीज वाले तो अफोर्ड कर लेते हैं, पर छोटे टैक्स पेयर के लिए ये एक बहुत बड़ी इशू बना हुआ है। एक कई कंट्रीज ने एक और भी स्पेशली कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे एक बेनिफिट दिया है, जो कि अब जैसे वर्क कल्चर बदल रहा है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, ऑफिस ज्यादातर बंद हैं अभी भी, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए एक अलग से अलाउंस, एक कॉस्टिंग जो पड़ती है एसएससी के लिए, एक टैक्स फ्री अलाउंस देना चाहिए। इसको दो पार्ट्स में कर सकते हैं। एक पार्ट में तो एक वन टाइम एक्सपेंडिचर टू सेट अप एन ऑफिस, उसको ऑफिस के लिए फर्नीचर भी अपने घर पे चाहिए, उसको लैपटॉप भी चाहिए, कनेक्टिविटी भी चाहिए, तो एक वन टाइम एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलनी चाहिए, प्लस एक रिकरिंग मंथली एक्सपेंडिचर, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 रुपये महीना, जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगे, उतनी एक अलग से एक टैक्स फ्री अलाउंस फॉर वर्क फ्रॉम होम। ऐसी भी एक प्रपोजल हमारे दिमाग में है जिसको कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे यूके ने भी सर यूके ने एग्जेम्पशन दिया है अभी कि उन्होंने दिया 6 पाउंड पर वीक वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस जो गवर्नमेंट देगी। तो इसी तरीके से एक रीजनेबल अमाउंट जो भी हम ठीक समझे, मे भी एक 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीने का एक अलाउंस एग्जेम्प्ट दे सकते हैं, और एक वन टाइम 50,000 रुपये का आप दे सकते हैं। अब पेंडेमिक की सिचुएशन में जो वर्क फ्रॉम होम है, या छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल्स भी जो ऑनलाइन चल रहे हैं, अब बहुत सारे लोग इसके लिए फैसिलिटी जो चाहिए, हमें इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को कोई इंसेंटिव देना चाहिए, कोई सब्सिडी देनी चाहिए, कोई इंटरेस्ट के फॉर्म में सब्सिडी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल जाएं, या जीएसटी में कोई एग्जेम्पशंस मिले, जिससे कि लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ये इक्विपमेंट खरीद पाएं, अपने ऑफिस के लिए भी ये सब सुविधाएं जुटा पाएं। तो ये सारे बेनिफिट्स इन द चेंज सिनेरियो, इन सब की आवश्यकता लगती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा था जो एक कॉमन टैक्स पेयर के लिए है। अब कुछ स्पेसिफिक है जो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उस पर करें। जैसे एक कंपनीज के लिए सीएसआर एक्सपेंसेस होते हैं, और अभी सीएसआर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है एक्सपेंडिचर में, और ये सिर्फ एक इंडिया में है कि हम सीएसआर में हम चैरिटी भी कर रहे हैं और उस एक्सपेंडिचर को हम डिडक्शन भी नहीं क्लेम कर रहे हैं। तो एक तो जो इंडस्ट्री की बहुत डिमांड आ रही है वो सीएसआर एक्सपेंसेस की अलाउेबिलिटी की आ रही है, और उसके लिए भी क्योंकि इस बार क्या है कि इस साल कंपनीज ने जेन्युइनली काफी एक्सपेंडिचर किया है, एम्प्लॉइज के ऊपर भी किया है, और सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए भी स्पेसिफिक, जैसे ये एक एग्जेम्पशंस दी जाती थी नॉन प्रॉफिट के लिए, उनको देंगे आप, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ना, क्योंकि बड़ा स्टे वो है सीएसआर एक्सपेंसेस का क्लेम करना इज टू डिफिकल्ट नाउअडेज। ओके रंजीत, देखिए ये सेक्शन 37 में एक एक्सप्लेनेशन डाली गई थी जिसके अंदर ये प्रोवाइड करा गया कि सीएसआर एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। उसका लॉजिक ये था कि सीएसआर पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, दैट इज आउट ऑफ योर प्रॉफिट।
अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो जस्ट लाइक यू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, उसी तरीके से 2% आपको खर्चा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ करना है। तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि भाई इसको खर्चे को, बिकॉज दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ योर प्रॉफिट, दिस शुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। पर जैसा आपने राइटली कहा कि इस चेंज सिनेरियो में जहां पर कि कॉर्पोरेट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत सारी बढ़ गई है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द कोविड पेंडेमिक, जहां पर कि लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, तो कंपनीज हैड कम फॉरवर्ड and are still doing a lot of work to help people overcome these difficulties. तो ये स्पेसिफिक पेंडेमिक रिलेटेड एक खर्चा जो भी कंपनी करती है उसके लिए एक अलग से डिडक्शन दी जाए, उसका केस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता है। तो आई थिंक वी कैन प्रेस फॉर दैट, स्पेशली इन द पेंडेमिक एरिया, इस एरा में जो खर्चा कर रही है कंपनीज, उसके लिए अलग से डिडक्शन दी जाए। नॉर्मल सीएसआर जो एक रूटीन कोर्स में होता है उसकी बात अलग है, उसको आप एक्सप्लेनेशन में कवर कर ले, पर पेंडेमिक के लिए खर्चा जो है उसकी अलग से डिडक्शन जरूर मिलनी चाहिए। सर एक और आ रहा था, छोटी सी डिडक्शन की बात है, दैट इज मेंटेनेंस चार्जेस फॉर लेट आउट प्रॉपर्टीज। क्योंकि मेंटेनेंस चार्जेस जो दिए जाते हैं, जैसे आजकल अपार्टमेंट्स में, और मेंटेनेंस चार्जेस लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, तो उसके ऊपर कवर अभी वही है कि जो आप कवर करते हैं सेक्शन में, तो आपका क्या है इसके बारे में? उसके लिए ह्यूज अमाउंट हो गया ये। हाँ, उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% की सेक्शन 24 में, दैट इज मेंट टू कवर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंसेस। ओके। अब उसी में मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी आती है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आती हैं, तो ये सारी डिडक्शंस उसी में कवर होती हैं। आपकी बात ठीक है कि आज की डेट में एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट शुड कंसिडर रेजिंग दिस लिमिट ऑफ 30% टू 40%। सर एक डिजिटल टैक्स की रिलैक्सेशन की बात चल रही है, और एक क्रिप्टो करेंसी पे वन सिंगल लाइन की आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कोई टैक्सेशन के अंदर, और अभी तक लीगल फ्रेमवर्क का भी नहीं पता इसका, और इस बजट सेशन में इसको बिल भी इंट्रोड्यूस होना था। तो क्या गवर्नमेंट कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि गवर्नमेंट कोई एक गाइडलाइंस बनाएगी क्रिप्टो को, कि सिक्योरिटी मानेगी कम से कम? इनकम टैक्स वाले जब इनकम टैक्स स्मगलिंग को भी इनकम मानते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी पे क्या कोई टीडीएस या कोई विद होल्डिंग टैक्स, कोई ओवरसीज ट्रांजैक्शन पे कोई आप अवॉइडेंस टैक्स को रोकने के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हार्ड मेजर्स? पहले तो गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी को हम मानना क्या चाहते हैं। इज इट लीगल और इलीगल? क्या पहले हम उसको करेंसी के फॉर्म में एक्सेप्ट भी करेंगे कि या नहीं करेंगे? काफी सारी कंट्रीज में आपको पता होगा कि ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड है एज अ लीगल करेंसी। इंडिया में नहीं है अभी तक। इंडिया में इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है whether this transaction of cryptocurrency is legal or illegal. बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंजेस भी हमें पता चली है इसमें डील कर रही हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट शुड मेक इट क्लियर एज टू व्हाट इज द लीगल सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट आएगा इसका टैक्सेशन का। अब देखिए, जैसे आपने कहा कि टैक्स तो हम स्मगलिंग की इनकम को भी करते हैं, तो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी से इनकम अर्न करता है तो वो इंडिया में अगर इनकम अर्न करी है तो इट हैज टू बी टैक्स वेदर इट इज लीगल और इलीगल। अब क्लैरिटी इस बात की चाहिए कि इसको हम क्या ट्रीट करेंगे। शुड इट बी कैपिटल गेन, शुड इट बी बिजनेस इनकम? अब देखिए, करेंसी में डीलिंग जो है उसको हम अभी तक कैपिटल एसेट नहीं मानते, तो अगर मैं कोई भी करेंसी में डील करता हूं तो उसकी अगर मेरे को कुछ इनकम मिलती है तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। बट क्रिप्टो करेंसी को हम क्या ट्रीट करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क क्या बनेगा, पहले गवर्नमेंट की क्लैरिटी इस इशू पे आनी चाहिए। सेकंड आएगा इशू ऑफ टैक्सेबिलिटी। सर और एक बहुत मेजर पॉइंट प्रोफेशनल्स के लिए, दैट इज सेक्शन 148A। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट ने इसको स्क्रैप कर दिए हैं नोटिस को,
और एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसको इंटरवीन ना करने का फैसला दिया, जैसे इलाहाबाद ने, दिल्ली ने, राजस्थान ने, सब ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया है। और एक छत्तीसगढ़, अब इतने सारे नोटिसेस और इतनी सारी रेट्स, क्या गवर्नमेंट इस पे सरेंडर कर देगी, या गवर्नमेंट ये कहेगी नहीं, ये चीजें जो अगर रह भी गई हैं तो उसको कम से कम फ्रेमवर्क में लाने के लिए अब कोई उसका पीरियड बढ़ा दिया जाए कि देखिए क्या समझ, मतलब आपके हिसाब से एज प्रोफेशनल, क्योंकि कि क्या समझते हैं, क्योंकि मेरे ही जहां तक मेरी फीलिंग है कि गवर्नमेंट इसको आराम से नहीं जाने देगी 148। देखिए, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने 148 के नोटिस को क्वॉश कर दिया। जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करा था जिसमें उनको पावर दी गई थी टू इशू नोटिस अंडर ओल्ड सेक्शन 148 टिल 30th of June, उस नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायरस मान के उसको जो है उसको क्वॉश कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंटली सारे नोटिस अंडर 148 ऑटोमेटिकली क्वॉश हो गए, जो भी नोटिस 1 अप्रैल या उसके बाद इशू हुए थे। ऑन दिस प्ली कि 148A has been introduced, which is effective from 1st of April 2021, and that has prescribed a basic method of what is to be done before issuing the notice under 148. तो उसमें कुछ safeguards provided है। तो हाई कोर्ट्स का कहना यह था कि अब जब ये नया प्रोविजन आ गया 148A में, विदाउट फॉलोइंग दिस प्रोसीजर यू कैन नॉट इशू एनी नोटिस अंडर 148। तो जो नोटिफिकेशन था फॉर द ओल्ड सेक्शन उसको उन्होंने क्वॉश कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे नोटिस 148 के क्वॉश हो गए, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ देम रिलेटेड टू पेनी स्टॉक, लार्ज नंबर ऑफ देम रिलेटेड टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इवेजन ऑफ टैक्स, उसी के लिए 148 के नोटिस दिए गए। अब इसमें गवर्नमेंट के पास प्राइमरली दो विकल्प बचते थे। एक तो हम सोच रहे थे कि शायद वो कोई रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कर दे। अब आपको पता है रंजी कि गवर्नमेंट की एक बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई हुई है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वो करना नहीं चाहते। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब सारे हाई कोर्ट्स ने इसको कर दिया क्वॉश, तो हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करना गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता। गवर्नमेंट ने सेकंड विकल्प उसका जो था उसको फॉलो करा है। गवर्नमेंट हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी है, और आई थिंक दैट वाज अ बेटर लीगल रिकोर्स। अब वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो अगर उसके नोटिफिकेशन को जो गवर्नमेंट का था अगर उसको वैलिड मान लेते हैं, इफ इट इज हेल्ड टू बी विद इन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो फिर ये सारे नोटिस जो है रिवाइव हो जाएंगे। और जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है गवर्नमेंट के पास कि जो जिन ईयर्स के नोटिस अभी पॉसिबल हैं उनको नए प्रोसीजर में करके दोबारा से उनके नोटिस इशू करेगी गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट में स्टार्ट इशूइंग फ्रेश नोटिस आफ्टर कंप्लाइंग विद 148। 148A में तो बहुत कुछ साल बीच में से निकल जाएंगे, 13, 14, 14, 15 के ईयर्स निकल जाएंगे। बाकी जो पॉसिबल है उसके लिए वो कंप्लाई करके 148A की रिक्वायरमेंट्स, देन दे कैन इशू फ्रेश नोटिस। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा हुआ है। वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्स इस बजट का नहीं हिस्सा होता है, क्योंकि जब से कमेटी बनी है, और पर एक ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि क्योंकि आईटीसी का बहुत रिवर्सल हो रहा है और बोगस परचेजेस, और लोग कुछ फंस भी चुके हैं और आईटीसी में क्लेम भी नहीं मिल रहे, क्या हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमएसटी? क्योंकि एमएसटी तो देखिए बजट में ही आएगी, अगर जीएसटी की भी आनी है, क्या हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वन टाइम, क्योंकि अभी भी देखिए 3-4 साल हो गए हैं जीएसटी को आए, और कई लोगों से गलतियां भी रिटर्न्स की वजह से कि ब्लॉक हो जाता है कि रिटर्न्स नहीं ढंग से फाइल कर सकते, और आज के दिन पे वो रिवर्सल भी करना चाहते हैं,
तो वो रिवर्सल नहीं कर सक रहे क्योंकि इंटरेस्ट इतना बड़ा है। अगर आईटीसी को रिवर्स भी करना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में एज फार एज मेरी पर्सनल व्यू है कि एक आईटीसी के ऊपर कि एक लोगों को इंटरेस्ट की एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं इस 2 साल के 3 साल के पीरियड के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि आईजीएसटी क्योंकि टैक्स का रेट 18%, 28%। तो क्या आपको हल्की सी एक्सपेक्टेशन लग रही है इनडायरेक्ट टैक्स में कि कुछ इंटरेस्ट के ऊपर, पेनल्टी के ऊपर, देखिए जैसे इनकम टैक्स में भी टीडीएस की 230E की पेनल्टी है, तो उसके ऊपर पेनल्टीज के ऊपर कुछ आपको इस पीरियड के लिए कोई रिलीफ दिखती आ रही है पेनल्टीज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और पेनल्टीज? अरुण जी, आपको जीएसटी के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज है, आपको ज्यादा पता है कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं एसएससीज को। बट मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई इस किस्म की एमनेस्टी स्कीम इस बजट में अनाउंस की जाए। देखिए, अगर कुछ करना है तो पहले जीएसटी काउंसिल में जाएंगे, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन आएगी तभी आएंगे। अभी तक जीएसटी काउंसिल में मेरे हिसाब से इस पर कोई चर्चा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में ऐसी कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कोई एमनेस्टी स्कीम मिलेगी हमें। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या टीडीएस के अंदर भी जो पेनल्टीज का इश्यू है जो कि डायरेक्ट टैक्स से रेलेवेंट है, क्योंकि उसमें भी एक प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज में कोर्ट्स में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, प्रोसिक्यूशन के 3-3, 4-4 साल टीडीएस की जो लेट, जिन्होंने कम से कम टैक्स जमा करा, देखिए जिन्होंने डिडक्ट करके टैक्स नहीं जमा कराया वो तो एक एसएससी इन डिफॉल्ट है ही, पर जिन्होंने डिडक्ट करके टैक्स भी जमा करा दिए, इंटरेस्ट भी जमा करा दिया और उसके बाद प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी में धक्के खा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि प्रोसिक्यूशन के केस में जिन्होंने वॉलंटरी टैक्स जमा करा दिया है और विद इंटरेस्ट जमा करा दिया है, कि आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन के बारे में थोड़ा सा? देखिए अरुण जी, ये जो है ना प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन स्पेशली टीडीएस के केस में एक डेटरेंट के फॉर्म में रखना पड़ता है। अब देखिए, आप उस टैक्स पेयर के व्यू पॉइंट से देखिए जिसका टैक्स कट गया, अब उसको टैक्स का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब ये टैक्स जमा होगा। ये अपने रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करके आपका 26AS में आएगा, तभी आपको क्रेडिट मिलता है। अब बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो टैक्स काट के और उसको जमा कराने में डिफॉल्ट कर देती हैं। अब उससे गवर्नमेंट को नुकसान है वो तो अलग बात है, उसके लिए चलो इंटरेस्ट दे दिया, पेनल्टी दे दी, पर जो बेचारा टैक्स पेयर है जिसका टैक्स कटा है उसके लिए क्या रेमेडी है? तो इसलिए उसके लिए डेटरेंट रखना, अब ये जब से गवर्नमेंट ने 3-4 साल से प्रोसिक्यूशन इस पे लॉन्च करना शुरू करा है, तो आप देखेंगे कि अब कंपनीज में डिफॉल्ट नहीं हो रहा। तो इनिशियल स्टेजेस में 3-4 साल में लोगों को प्रॉब्लम जरूर आएगी। मानता हूं कि अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया और टैक्स भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, तो प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, बट एज अ डेटरेंट ये बहुत जरूरी है ताकि जिस आदमी का टैक्स कटा है उसको प्रॉपर क्रेडिट भी मिलता रहे। सर आखिर में आपसे एक अपील हमारे दर्शकों के लिए, 2 फरवरी का सुबह 10 बजे हमारे YouTube चैनल पे आपको आपकी तरफ से अपील चाहिए सर। हाँ, अरुण जी, जैसे हमारे दर्शकों को मालूम ही होगा कि टैक्स लॉ एजुकेटर सोसाइटी 2 फरवरी सुबह 10:30 बजे बजट सेशन करती है, हर साल करती रही है, कई सालों से ये हमारी प्रक्रिया चल रही है और ये फर्स्ट बजट टॉक होती है। इसमें डॉक्टर गिरीश आहूजा जी डायरेक्ट टैक्स को एनालाइज करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास अतुल गुप्ता जी होते हैं जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, और मिस्टर बत्रा हैं जो एक बहुत जाने माने लेखक हैं और प्रसिद्ध वक्ता है इसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर। तो ये दोनों लोग उसके ऊपर अपने विचार देंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहता है, इंटरैक्टिव सेशन होता है। तो आई वुड अपील टू ऑल द व्यूअर्स कि आप 10:30 बजे इसको ज्वाइन करें। अरुण जी, आप प्लीज अपना जो लिंक है वो शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे मेंबर्स इसको ज्वाइन कर पाए। स्मॉल करेक्शन, 10 बजे सुबह, ठीक है ना? 10 बजे, 2 तारीख को 10 बजे। फोन हो गया सर। ठीक है सर। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।